हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग विशाल, सतीश, अजनबी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय हिंद। ओके, प्रेजेंट। सब लोग क्या करें? सब लोग अपनी हाजिरी को यहाँ पे दाखिल कराएं और फिर हम क्या करेंगे? अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री कब से चालू है? थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, फिर हम क्या करेंगे? अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये यहाँ पे जो आंसर की लिखी है, आपका जो साइटोलॉजी वाला टेस्ट था, राधे राधे। साइटोलॉजी का जो साइटोलॉजी का जो टेस्ट था, ये उसके आंसर की है। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आपको आंसर की नहीं प्रोवाइड कराई गई है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलिए, आप लोगों ने बोला था कि साइटोलॉजी वाला जो टॉपिक है उसकी आपको आंसर की प्रोवाइड नहीं कराई गई थी, तो आप सभी लोग क्या करेंगे? जल्दी से इस आंसर की को नोट करेंगे। साइटोलॉजी, ठीक है, ये क्या है? आपकी साइटोलॉजी की आंसर की है। जो आपका टेस्ट हुआ था, स्कोर बूस्टर टेस्ट, उसकी आंसर की है। जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, जल्दी से आप लोग क्या करेंगे? इसे नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जल्दी करिए आप लोग, ये आंसर की नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन हो जाए तो मुझे बता दीजिए, ठीक है? तब तक हम क्या करते हैं? आपकी सुबह को शानदार बनाते हैं। जल्दी से आंसर की नोट कर लीजिए आप सभी लोग। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जैत वंशद, हैप्पी बर्थडे। चलिए जल्दी से ये आंसर की नोट करने के बाद आप हमें क्या करेंगे? थम्स अप करेंगे, तो हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, ठीक है? धन्यवाद सभी को। हाँ अंकित जी, क्या रिप्लाई करना है? क्या रिप्लाई करना है? प्रिंस शुक्ला, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, बहुत कम समय, जल्दी आप लोग थम्स अप कर दीजिए अगर ये आंसर की नोट हो जाए। मैं थोड़ा साइड होती हूँ। अच्छा हाँ, इसको पीडीएफ में सेव करवा देंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। इस पीडीएफ में इसलिए नहीं करवाया था, एक्चुअली वो आपका टेस्ट था। वो क्या था? आपका टेस्ट था। तो टेस्ट के दौरान मेरा मोटिव ये था कि हम क्लास के दौरान ही आपको सॉल्व करवाएंगे, वहीं पे सारे के सारे आंसर आपके रहेंगे अवेलेबल। और पीडीएफ में इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि आप लोग क्या करेंगे? चीटिंग करेंगे, है ना? आप प्रॉपर तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट टाइम से दे दिया करेंगे। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हम क्या करते हैं? अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और पिछली बार हम क्या पढ़ रहे थे? हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे। फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा था? अगर बेटा हम रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें? रिप्रोडक्शन की बात करें, तो हमने लोअर एनिमल में, यानी कि निम्न स्तर के जंतुओं में क्या देखा था? प्रजनन देखा था। तथा उच्च स्तर के जंतुओं में भी क्या देखा था? प्रजनन देखा था। हम उच्च स्तर जंतुओं की बात कर रहे थे, जिसमें सचिन सिंगर, अभी देखते हैं बेटा। कल आप थे सचिन? कल आप थे वहां पे? अच्छा, हाँ एक्चुअली मैंने नहीं किया था। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे? उच्च स्तर के जंतुओं में प्रजनन पढ़ रहे थे, जिसमें हम मानव प्रजनन तंत्र की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? मानव प्रजनन तंत्र की बात कर रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले 5 प्रोसेस आपको बताई थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है? यानी कि हम क्या करेंगे? युग्मक बनाएंगे महिला तथा पुरुष में। महिला युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है। पुरुष क्या होता है?
शुक्राणु होता है। उसके बाद हम क्या कराएंगे, दोनों को फ्यूज कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। अगला प्रोसेस क्या था, मेल शुक्राणु का नर शुक्राणु का मादा जनन अंग में पहुंचना। इस प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे थे, इंसेमिनेशन बोल रहे थे। जब शुक्राणु फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंच गया, देन अगला प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। निषेचन के बाद क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और फिर वो जायगोट क्या करेगा, विकास करेगा, विकसित होगा, जिसको हम क्या बोल रहे थे, भ्रूण बोल रहे थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पार्चुरेशन पढ़ा था। ठीक है, हमने भ्रूण डेवलपमेंट पढ़ लिया था। हमने क्या किया था, एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी कि भ्रूण के विकास के बारे में पढ़ा था। उसी के रिगार्डिंग हम कुछ पॉइंट पढ़ रहे थे। चलिए आगे आ जाते हैं, और फिर इसके बाद आज आपको ट्विंस के बारे में बताएंगे, और अगला आपका टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, बर्थ कंट्रोल मेथड। प्रसव के दौरान मां को होने वाला दर्द, मां को होने वाले दर्द को हम क्या बोलते हैं, लेबर पेन बोलते हैं। इससे पहले आपको बताया गया था जो भ्रूण विकास का समय है वो कितना होता है, 270 दिन, यानी कि 9 महीने प्लस माइनस 10, 9 महीने क्या होता है, हाँ, लेबर पेन। क्लास रुक रही है। चलिए आ जाते हैं वापस से। द पेन ऑफ मदर ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड लेबर पेन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रसव के दौरान महिलाओं में जो दर्द होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर पेन बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे तो होता ये है कि जब भ्रूण का विकास हो जाता है, क्या होता है, जब भ्रूण का विकास हो जाता है तो प्लेसेंटा तथा भ्रूण दोनों से ही क्या होता है, ऐसे हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो ब्रेन को मैसेज देते हैं कि जो आपका भ्रूण है उसका पूरी तरह से विकास हो चुका है, अब उसका क्या होना है, डिलीवरी होनी है, प्रसव होना है। चलो वापस आ जाओ जल्दी से, समय खराब नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन आपको क्या बताया था, जो गर्भाशय जहां पे बच्चा पल रहा होता है, भ्रूण का विकास हो रहा होता है, उस गर्भाशय में 3 परतें थी। आपको अगर याद हो तो यूटेरस का डायग्राम अगर आपको याद हो तो वहां पे आपको 3 परतें बताई गई थी। सबसे बाहरी परत जो थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, पेरीमेट्रियम बोल रहे थे। दूसरी वाली जो परत थी उसको हम क्या बोल रहे थे, जय दीक्षित। देखिए आपके क्वेश्चन पे हमने विश्लेषण किया था, आपके क्वेश्चन पे हमने विश्लेषण किया था, और अभी हम आपको क्या है उसका आंसर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो कुछ चीजें हैं जो आपको पीपीटी से देनी पड़ेंगी, ऐसे तो बायो का फिर लंबा सिलेबस है, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हम कहाँ पे थे, तुम लोग बहुत डाइवर्ट कर रहे हो। 3 परतें थी, 3 परतों में हमने क्या देखा था, पहली परत पेरीमेट्रियम थी, दूसरी परत मायोमेट्रियम थी, और सबसे लास्ट वाली जो परत थी, सबसे अंदर वाली जो परत थी वो क्या थी, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर जो थी वो क्या कर रही थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म या फिर आवर्त चक्र के लिए जिम्मेदार थी। मायोमेट्रियम का काम क्या है, यूटेरस के अंदर जो मायोमेट्रियम परत है उसका काम क्या है, उसका काम है डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, जब बच्चे का प्रसव हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, जब बच्चा पैदा हो रहा होगा उस समय वो क्या करेगी, जो मसल्स हैं यूटेरस की, गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं उनमें संकुचन का काम करेगी, जिससे क्या होगा, एक्सपल्जन ऑफ बेबी, बच्चे का बाहर निकलना आसान हो जाएगा। दूसरी क्या चीज है, पहली तो मांसपेशियां हैं, मायोमेट्रियम लेयर है, दूसरी क्या चीज है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या होता, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, 2 हार्मोन है आपके, पहला ऑक्सीटोसिन है और दूसरा क्या है, वैसोप्रेसिन है। ये 2 हार्मोन है जिनकी सिंथेसिस कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस में होती है। जब आप हार्मोन्स पढ़ेंगे तब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, पहला काम तो इसका ये है कि गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं उनकी संकुचन में सहायता करता है। क्या करता है, उनकी संकुचन में सहायता करता है, जिससे एक्सपल्जन ऑफ बेबी, बच्चे की डिलीवरी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। दूसरी चीज ये क्या करता है, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है उस समय मेमोरी ग्लैंड्स भी क्या हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, उनमें मिल्क की सिंथेसिस हो रही होती है, दुग्ध निर्माण हो रहा होता है।
अभी अभी स्टार्ट किए हैं, ठीक है। सुनिए ध्यान से, जब क्या हो रहा होता है, भ्रूण का विकास हो रहा होता है, उसी समय जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है उसी समय पैरेलली क्या हो रहा होता है, जो दुग्ध ग्रंथियां हैं उनमें दुग्ध का निर्माण हो रहा होता है, मिल्क सिंथेसिस हो रही होती है, वो डिफरेंशिएट हो रही होती हैं। डिलीवरी ऑफ बेबी के बाद जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनमें मिल्क सिंथेसिस तो हो चुकी होती है, दुग्ध निर्माण तो हो चुका होता है, लेकिन उसको बाहर कैसे आए, ठीक है। वो जब बेबी सक करता है, ठीक है, क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो मिल्क इजेक्शन यानी कि जो दुग्ध है उसको बाहर निकालने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, ऑक्सीटोसिन। महिलाओं में इसके दो काम आपको समझ में आ गए होंगे, क्या है, दो काम समझ में आ गए होंगे। पहला, जब प्रसव होता है उस दौरान मांसपेशियों में संकुचन का काम करता है, दूसरा क्या करता है, मिल्क इजेक्शन, दुग्ध ग्रंथियों से दूध को बाहर निकालने का काम करता है। चाइल्ड के ग्रोथ, चाइल्ड ग्रोथ, ब्रूड डेवलपमेंट तो आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था। विजय कुमार राम, कहाँ थे आप पिछले लेक्चर में? चलो आगे आ जाते हैं जल्दी से। ऑक्सीटोसिन, देखिए नीचे लिखा भी है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मां के स्तनों से दूध को निकालने में सहायक है। क्या है, ऑक्सीटोसिन के दो काम आप देख पा रहे हैं। पहला क्या है, हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है, प्रसव में सहायता करता है, और दूसरा क्या है, मां के स्तनों में जो दूध बनता है उसको निकालने में भी सहायक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के दो काम आपको पता चल गए हैं। मैम शादी से पहले क्या पूछना चाह रहे हैं आप? पाकिस्तान एजेंट, हिंदी में ही समझा रहे हैं बेटा, ये हिंदी है, फारसी नहीं है। चलो वापस आ जाओ, क्या बताया है आपको, हमने डेवलपमेंट कर लिया था, फर्टिलाइजेशन कर लिया, जायगोट बनाया, जायगोट का पूरा डेवलपमेंट आपको बताया था। एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 सेल बन रही थी, और 8 से 16 सेल वाली जो स्टेज थी, ठीक है, वो क्या करती है, जब आपका जायगोट 8 से 16 सेल में जा रहा होता है उस समय वो फेलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में आ जाता है, यूटेरस में आ जाता है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। फिर क्या होता है, उसका विकास होता है। 16 सेल्ड वाले को हमने क्या बोला था, स्पेशली मॉरुला बोला था, ठीक है, क्या बोला था, मॉरुला बोला था। देखिए मिल्क ना आने का कारण ये है कि जो आपका लैक्टोजन हार्मोन है जो कि मिल्क की सिंथेसिस करता है, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुएशन डिले होते हैं, बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है, मिल्क सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो रही होती है, तो उसमें मेजर रीजन जो होता है वो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, या मिसकैरेज हो जाना है ना, ये सारी प्रॉब्लम किस वजह से होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस। अब मान लीजिए लैक्टोजन हार्मोन है, अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, प्रॉपरली जो है वो मिल्क सिंथेसिस नहीं होगी। चलिए, अच्छा ओके ओके, ये यहाँ से आपके एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं। अच्छा, चाइल्ड डेवलपमेंट आपने पूछा है कि फर्स्ट मंथ में क्या होता है, सेकेंड मंथ में क्या होता है ना, इस तरह से। चलो वापस आ जाते हैं एक बार और आगे चलते हैं बेटा। आगे अगर चलेंगे तो माँ के द्वारा बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है, पार्चुरेशन कहलाता है, और ये रिप्रोडक्शन की आखिरी प्रोसेस है। ये क्या है, प्रजनन की आखिरी प्रोसेस है। क्या है, माँ के द्वारा बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है, प्रसव यानी कि पार्चुरेशन। सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगी, उसके बाद क्या होगा, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, मेल स्पर्म जो है वो कहां जाएगा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाएगा, फीमेल की वजाइना में जाएगा। जब स्पर्म वहां पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, फीमेल एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, निषेचन करेगा। निषेचन के बाद क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा 9 महीने तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन बोलते हैं, गर्भकाल बोलते हैं। उसके बाद लास्ट क्या होगा, जब भ्रूण का विकास हो जाएगा तो लास्ट वाला क्या होगा, प्रसव होगा, पार्चुरेशन होगा। ये 5 प्रोसेस होती हैं, ठीक है, ये 5 प्रोसेस होती हैं प्रजनन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। ये 5 प्रोसेस होती हैं, 5 प्रक्रियाएं होती हैं प्रजनन को पूरा करने के लिए। फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। चलो ठीक है बेटा, आगे अगर हम आएंगे,
आगे अगर हम आएंगे तो माँ के स्तनों में दूध का बनना लैक्टोजेनेसिस कहलाता है। अच्छा, लैक्टोजन हार्मोन, लैक्टोजेनेसिस, ये सारे टर्म कहाँ से आए हैं? आपको पता है दुग्ध शर्करा जो होती है, दुग्ध शर्करा जो होती है, दूध में पाए जाने वाली जो शुगर होती है, वो कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज शुगर होती है। हार्मोन पहले क्यों नहीं होता है? ऑक्सीटोसिन तो होता है, रिलैक्सिन नहीं होता है। ऑक्सीटोसिन के तो और भी फंक्शन है, मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है, तो डिलीवरी के टाइम तो करता है, बाद में भी अदर ऑर्गन में भी ये क्या करता है? मसल कॉन्ट्रेक्शन का काम करता है। ऑक्सीटोसिन तो होता है, रिलैक्सिन नहीं होता है बेटा। लिंग निर्धारण आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसके अलावा प्रॉपरली आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। हाँ, आपको प्लस माइनस 10 डेज बताया गया था। चलो वापस आ जाते हैं। माँ के स्तनों में दूध का बनना क्या कहलाता है? दुग्ध निर्माण कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लैक्टोजेनेसिस। यहाँ पे हिंदी भी लिख लीजिएगा, दैट इज दुग्ध निर्माण। ठीक है, आगे अगर चलेंगे तो दुग्ध काल के शुरू के कुछ दिनों का जो दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रम होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रम। अच्छा, आप देखेंगे जैसे मान लीजिए क्या हो गया है, कोई भी भ्रूण है, कोई भी फीटस है, बेबी है, ठीक है, तो प्रसव हो गया है, डिलीवरी हो गई है। डिलीवरी के बाद स्टार्टिंग में जो मिल्क होता है वो कैसा होता है? हल्के येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक स्पेशल सबस्ट्रेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम से अच्छे खासे, हाँ, कोलेस्ट्रम से क्या है? विष्णु का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? सचिन पूछिए। अभी थोड़ा सा हम कवर करें चीजों को, फिर हम देखते हैं आपके क्वेश्चन। ओके, सचिन एंड जय दीक्षित। चलिए, तो क्या होता है? कोलेस्ट्रम पे काफी सारे सवाल बने हैं। जब मान लीजिए डिलीवरी हो गई है बच्चे की, ठीक है, डिलीवरी के बाद क्या होता है? अरे सचिन, लिंग निर्धारण क्या है बता रही हूँ भाई, बता दूंगी। पहले लेक्चर में ऑलरेडी आपको लिंग निर्धारण बताया हुआ है, आप जाके एक बार वहां से देख लीजिए ना। इधर उधर के डाउट क्लियर करेंगे तो फिर हमारा चैप्टर रह जाएगा। लिंग निर्धारण आप फर्स्ट चैप्टर से देखिए, उसके बाद आपको जेनेटिक्स में प्रॉपर लिंग निर्धारण पढ़ाया जाएगा। आप जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर वाइज कवर करेंगे। दुग्ध काल के शुरू के दिनों में दूध में जो कोलेस्ट्रॉम होता है, कोलेस्ट्रॉम एक्चुअली होता क्या है आपने देखा होगा। अच्छा, जानवरों में भी ये वाला सीन होता है। स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं डिलीवरी के बाद, उनमें जो दुग्ध होता है लगभग 15-20 दिन तक वो हल्का येलो कलर का होता है। येलो कलर का क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में जो दुग्ध होता है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी एंटीबॉडीज। आपने देखा है डिलीवरी के बाद डॉक्टर एक चीज के लिए सजेस्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में बच्चे को क्या कराना है? ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। क्या करानी है? ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, ठीक है। उसका रीजन यही है। ब्रेस्ट फीडिंग का रीजन क्या है कि स्टार्टिंग के टाइम में बहुत, जब आप वो पढ़ेंगे जाके बेटा, इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पे आप क्या देखेंगे कि बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं जो आपको जेनेटिकली मिली हुई हैं, ठीक है। बहुत सारी एंटीबॉडी प्रतिरक्षी हैं जो आपको क्या है? और जेनेटिकली मिली हुई हैं जो आपके स्वास्थ्य को ठीक रखती हैं। एंटीबॉडीज के बारे में आप पढ़ेंगे जो आपके स्वास्थ्य को क्या करती हैं? ठीक रखती हैं। चलिए वापस आ जाइए। कोलेस्ट्रम से सवाल पूछे जाते हैं। मिल्क ऑफ इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? लाइट येलो कलर होता है, येलोइश कलर होता है। आगे अगर चलेंगे तो इसमें बहुत सारी क्या होती हैं? एंटीबॉडी जो होती हैं, जो शिशु को बहुत सारे रोगों से प्रतीक्षा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। नहीं, हार्मफुल नहीं होता है। कोलेस्ट्रम बेटा अलग चीज है, कोलेस्ट्रॉल अलग चीज है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल फैटी सब्सटेंस है, कोलेस्ट्रम क्या है? एंटीबॉडी होती है कोलेस्ट्रॉम में, ठीक है। चलिए, कोलेस्ट्रॉम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज। सेवरल एंटीबॉडीज अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्पेशली यहाँ पे जो एंटीबॉडीज पाई जाती है दैट इज IgG। इसके बारे में आपको बताएंगे। दैट इज IgA। IgA एंटीबॉडी जब आप पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी जब आप पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। चल ही नहीं रही है एसी।
ओके, सचिन कुमार कौन सा? कोई बात नहीं, चलिए आ जाइए अभी सभी लोग जल्दी से। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आईबीएफ क्या होता है अभी बताऊंगी बेटा। आईबीएफ आपको रिप्रोडक्टिव जो डिजीज होंगी वहां पे बताऊंगी। बीमारियों के बारे में जब बता रहे होंगे तो इनफर्टिलिटी एक बीमारी की तरह ही होती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव डिजीज की तरह उसको हम देखते हैं। तो वहां पे उस केस में हम क्या करा लेते हैं, आईबीएफ कराते हैं। चलो अभी इतनी सर्दी नहीं हुई है, ठीक है। आगे अगर हम अपना टॉपिक देखेंगे दैट इज ट्विंस। चलिए ट्विंस की अगर हम बात करेंगे, ट्विंस की अगर हम बात करेंगे तो ट्विंस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आप लोगों ने आज आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं है क्या? आज हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, और कल आपका क्या होगा, इसका स्कोर बूस्टर टेस्ट होगा। सभी लोग तैयारी करके आएंगे, ठीक है। ट्विंस की अगर हम बात करें तो ट्विंस आपके दो तरह के होते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं जिनको हम आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। इसको पीछे वाली स्लाइड पे ले जाना था। टाइपिस्ट से क्या हुई है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, डाइजाइगोटिक को कहाँ लेके जाएंगे, पीछे वाले स्लाइड पे लेके जाएंगे। अभी हम वापस से आ जाते हैं, ठीक है। ट्विंस की अगर हम बात करेंगे, जुड़वा की अगर हम बात करेंगे, मोनोजाइगोटिक डिजाइन क्या लिखते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है, क्या आपको भी लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइपिस्ट भैया की बीवी उनसे नाराज हो गई है। टाइपिस्ट भैया की बीवी क्या है, उनसे नाराज हो गई है। देखो क्या क्या टाइप करके दे रहे हैं, है ना। देखिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और ये कंपलसरी भी है, इनिशियल डेज में बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करानी ही चाहिए, वो कंपलसरी है, मस्ट है। बहुत सारी एंटीबॉडी हैं जो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, वो आपको जेनेटिकली ही मिल सकती हैं। आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी में बहुत सारी रेडीमेड एंटीबॉडीज भी होती हैं, लेकिन अगर हम इनेट इम्यूनिटी की बात करें जो आपको आपकी मदर से ही मिलेंगी, इस वजह से हमें क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, ठीक है। हाँ बहुत गलत टाइप करते हैं, उनको थोड़ा बोलना पड़ेगा। चलिए उनकी बीवी नाराज हो गई है लग रहा है आजकल। चलो वापस आ जाते हैं बेटा। आइडेंटिकल ट्विंस की अगर हम बात करेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। इनमें क्या होगा, या तो दो लड़के होंगे या फिर दो लड़कियां होंगी, है ना। मोनोजाइगोटिक क्यों बोला है, क्योंकि सेम जेंडर होगा। आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, इस केस में क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। अब चलिए इसके बारे में बता देते हैं, इसमें होता क्या है। मान लीजिए कि कोई एक स्पर्म गया, क्या हुआ, कोई एक स्पर्म गया। अब कोई एक स्पर्म गया होगा तो वो एक ही टाइप का क्रोमोसोम लेके गया होगा, ठीक है। कोई एक स्पर्म गया होगा तो वो या तो एक्स लेके गया होगा या फिर क्या लेके गया होगा, बाई लेके गया होगा। थोड़ा बढ़िया सा स्पर्म बना लेते हैं। चलो यहाँ पे इसको समझते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, आप लोग समझिएगा कि ये जो हेडिंग है डाइजाइगोटिक वाली, ये पीछे वाली स्लाइड पे होगी, ठीक है। ट्विंस हेडिंग है, आपको बता दें अगर नोट्स बनाने में दिक्कत हो तो। ट्विंस हेडिंग है, ट्विंस के बाद पहले लिखिएगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को ही हम आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनमें जो दो बेबी होंगे, ठीक है, दो जो बच्चे होंगे उनका जेंडर सेम होगा, उनका जेंडर क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस बोल रहे हैं। अच्छा आइडेंटिकल ट्विंस, इनमें इनका जेंडर सेम है, तो ये कैसे होते हैं, यहाँ पे ट्विंस का क्या सीन होता है। जैसे आपको फर्टिलाइजेशन में क्या बताया गया था, स्पर्म और ओवम में क्या होगा, दोनों फर्टिलाइज करेंगे। होता ये है, मान लीजिए सपोज करिए ये आपका ओवम है और यहाँ पे आपका क्या है, स्पर्म आया है, ठीक है। अब आपको भी पता है कि स्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। उसके पास जब वो एग के साथ फ्यूज करेगा तो उसके पास या तो एक्स क्रोमोसोम होगा, हाँ जेंडर चेंज होता है, मेडिकल साइंस है इसके पीछे, और ये एक हार्मोनल थेरेपी है। इसमें पहले क्या किया जाता है, हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, देन सर्जरी की जाती है ना। जय दीक्षित भी पूछ रहे थे एक बार। तो इसमें पहले क्या किया जाता है, हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, उसके बाद क्या की जाती है, सर्जरी की जाती है। वापस आ जाइएगा।
स्पर्म के पास केवल एक ही क्रोमोसोम होगा, या तो यहाँ पे एक्स होगा या फिर यहाँ पे क्या होगा, बाई होगा। ठीक है, सपोज करिए हम मान लेते हैं इसके पास बाई क्रोमोसोम है। अब ये बाई क्रोमोसोम जब ओवम के साथ फ्यूज करेगा, ओवम के पास, अंडाणु के पास क्या होगा, एक्स ही होगा। ठीक है, इसके पास महिलाओं में जो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, वो एक्स एक्स होते हैं। तो एग में कोई भी जाए, चाहे ये वाला जाए या ये वाला जाए, दोनों ही क्या होंगे, एक्स क्रोमोसोम होंगे। तो एग के पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, स्पर्म के पास क्या है, बाई क्रोमोसोम है। जब ये फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करके जो जायगोट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, एक्स बाई बनेगा। वो क्या बनेगा, एक्स बाई बनेगा। अब ट्विंस कैसे क्रिएट होंगे, जायगोट तो एक ही बना है, ट्विंस कैसे बनेंगे, जुड़वा कैसे बनेंगे, आपको बताया था। अब ये जायगोट, जायगोट क्या है, एकल कोशिका है, सिंगल सेल है। अब इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। कोई बात नहीं विश्वजीत, एक दिन आपका मैराथन क्लास लगवा लेंगे, है ना, कोशिश कर रहे हैं अभी, एक दिन आपका क्या करेंगे, मैराथन क्लास लगवा लेंगे बीपीएससी के लिए। चलो वापस आ जाओ। अब क्या होगा, एक्स वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये डिवाइड करेगा। आपको बताया था जब जायगोट डिवाइड करके एक से दो सेल बनाते हैं तो ये सेल क्या होते हैं, यहाँ पे जो एक से दो सेल बनेंगे, ये सेल नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, जब युग्मक का विभाजन होता है, जायगोट जब डिवाइड करता है तो यहाँ पे जो दो सेल बनती हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं, और इस तरह के समसूत्री विभाजन को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। ट्विंस के केस में क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, जब ये जायगोट विभाजन कर रहा होता है, जब इसने फर्स्ट टाइम समसूत्री विभाजन किया होता है, उस समय क्या होता है, ये जो दो कोशिकाएं बनती हैं ये जुड़ी ना रह के अलग अलग हो जाती हैं। ये दो सेल बनी है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि जायगोट के अंदर क्या होगा, जायगोट जो एक सेल है उसका जो जेंडर होगा, ठीक है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे वो एक्स बाई होंगे। तो ये जितनी भी सेल बनाएगा सभी में क्या होगा, एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई। ठीक है, अब इसने विभाजन करके दो सेल बनाए, दोनों में क्या होगा, एक्स बाई होगा, एक्स बाई होगा। ठीक है, क्या होगा, एक्स बाई होगा, एक्स बाई होगा। वापस आ जाते हैं, दोनों में क्या होगा, एक्स बाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो सेल है ये जुड़े ना रह के दोनों सेल क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों जो कोशिकाएं आपकी बनी हैं ये क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। और फिर अलग अलग होने के बाद इन कोशिकाओं में फर्दर डिवीजन हो रहा होगा, आगे विभाजन हो रहा होगा। तो ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग क्या करने लगती हैं, विकास करने लगती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, एक स्पर्म जब फ्यूज कर रहा है एक एग के साथ, यहाँ पे जो ट्विंस बन रहे हैं वो विभाजन के बाद बन रहे हैं। जायगोट बनने के बाद जो विभाजन हो रहा है वहां पे दो कोशिकाएं अलग अलग हो गई हैं। तो दोनों में जो जेंडर, जो क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको, सेक्स क्रोमोसोम, वो एक्स बाई दिख रहे हैं। डाइजाइगोटिक में क्या होगा, बिल्कुल पिलाना चाहिए स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है वो एक तरह से बच्चे के लिए मेडिसिन का काम करता है। सेम क्वेश्चन इतनी बार रिपीट कर दिया। बेटा दे दिए हैं, अभी पीडीएफ में आपको आंसर की मिल जाएगी। फर्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड कराई है, आप लेट हो गए हैं थोड़ा सा। ठीक है, नोट्स में अगर देखें तो ये जो ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस जिनकी हमने बात की है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, वो जो जायगोट बनता है ना, जब वो विभाजन कर रहा होता है, ठीक है, तो कभी कभार तो ये कोशिकाएं पूरी तरह से अलग हो जाती हैं, और कभी कभार क्या होता है, पूरी तरह से अलग ना होके कहीं एक पॉइंट से जुड़ी रहती हैं। क्या होता है, कहीं एक पॉइंट से जुड़ी रहती हैं और अलग अलग विभाजन कर लेती हैं। ठीक है, ये विभाजन करके क्या हो रहा होगा, अलग पूरा एक बेबी बना रही होगी, ये अलग पूरा एक बेबी बना रहे होंगे, लेकिन ये बेबी क्या होंगे, कहीं ना कहीं एक पॉइंट से जुड़े होंगे। उनको हम क्या बोलेंगे, कंजॉइंट ट्विंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंजॉइंट ट्विंस बोलेंगे। आपको बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं कंजॉइंट ट्विंस का, आपको बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। आपने अलोन मूवी देखी है, आपने अलोन मूवी देखी है? हाँ, अलग अलग भी होते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग होता है। मोनोजाइगोटिक का केस आपको बताया है कैसे इनमें जो जेंडर है वो सेम होता है। कंजॉइंट ट्विंस समझ में आया आपको?
कंजॉइंट ट्विंस समझ में आ गया है, सेम जेंडर वाले ट्विंस ही होते हैं। यहाँ पे मोनोजाइगोटिक मेंशन किया गया है। इनमें आपको क्या बताया, जो जायगोट डिवीजन करके दो सेल बनाएगा, तो ये दो सेल पूरी तरह से अलग ना होके, जब ये पूरी तरह अलग हो जाएंगे तो दो ट्विंस बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, ठीक है, सेम जेंडर के होंगे। लेकिन जब ये दोनों सेल कंप्लीटली अलग ना होके, पूरी तरह से अलग ना होके किसी एक पॉइंट से जुड़ी रहती हैं और पूरा का पूरा विकसित, पूरा का पूरा क्या है, भ्रूण का विकास करते हैं, तो इस तरह के जो ट्विंस बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंजॉइंट ट्विंस बोलते हैं। बहुत ही शानदार उदाहरण है अलोन मूवी, अगर आप लोगों ने देखी हो, है ना, उसमें दो सिस्टर रहती हैं, अंजना और संजना। अच्छा, हाँ विश्वजीत, मोनोजाइगोटिक में ही होता है, मोनोजाइगोटिक में ही होता है वो वाला सीन कि दूसरा वाला जो है, मतलब अगर दो ट्विंस होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को फील कर पाते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को क्या है, फील कर पाते हैं। जुड़वा टू मूवी, हाँ, उसमें तो अलग होते हैं, वो मोनोजाइगोटिक का उदाहरण है, लेकिन नॉर्मल मोनोजाइगोटिक का उदाहरण है, ठीक है। अंजना और संजना वाला क्या है, कंजॉइंट ट्विंस का उदाहरण है अलोन मूवी। चिंकी मिंकी, चलिए हाँ, वो मोनोजाइगोटिक, नॉर्मल मोनोजाइगोटिक का उदाहरण है वो। विभाजन तो होता है, लेकिन नॉर्मल विभाजन जो होता है, नॉर्मल जो डिवीजन होता है, सामान्यतः जो विभाजन होता है उसमें क्या होता है, कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, उसको हम क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और फिर विकास करके पूरा का पूरा एक भ्रूण बनाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में जो पहले दो कोशिकाएं बनी हैं, ये दो कोशिकाएं ही क्या करेंगी, विभाजन करके अलग हो जाएंगी, विभाजन करके अलग हो जाएंगी। जय दीक्षित, नहीं नहीं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आपका वो जेंडर चेंज वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, बताओगे अभी, बता रही हूं। फीलिंग इन द सेंस, चलो वापस आ जाते हैं, एक बार कुछ भी बोलते हो। एक स्लाइड लेते हैं जहां पे डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में बताते हैं। डाउट जी बताइए, डाउट बताइए, डाउट बताइए, डाउट। हाँ, ट्विंस में जेंडर चेंज होता है डाइजाइगोटिक के केस में, वही आपको बताने जा रही हूँ। चलो वापस आ जाओ क्लास पे। मोनोजाइगोटिक के बाद क्या आएगा, डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक ट्विंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, डाइजाइगोटिक में क्या होता है, जो दोनों बच्चे होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, आइदर और बॉय। डाइजाइगोटिक में होता यह है कि ये एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, ठीक है। या तो एक, या तो लड़कियां होंगी या फिर लड़के होंगे, या फिर लड़की और लड़के दोनों हो सकते हैं, ठीक है। या तो लड़की होगी या दोनों ही लड़के होंगे, या फिर लड़की और लड़के दोनों हो सकते हैं। चलिए ये इसके बारे में बता देते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज क्यों नहीं सीन करती हैं, बताइए भाई बताइए। हाँ बिल्कुल, चलिए अभी वापस आ जाते हैं। अनिल राव, किसी का कमेंट इग्नोर नहीं किया जा रहा है, थोड़ा सा कवर करते हैं, कल आपका टेस्ट होना है, उसके बाद कमेंट देखते हैं लास्ट में, ठीक है। थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। डाइजाइगोटिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक एग है, ठीक है। अब एक्स, जैसे कि आपको पता है कि फीमेल में जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, विषम गुणसूत्र होते हैं, कभी कभी समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस वाली प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन लेवल बैलेंस रहता है अगर लास्ट तक, जैसे जैसे बेबी का विकास
जैसे जैसे जो भ्रूण है उसका विकास कंप्लीट होता जाता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता जाता है। ठीक है, जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कभी कभार ऐसा होता है जो मिसकैरेज होते हैं उनके लिए भी क्या होता है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, प्रेम वर्सेस जय, विशाल बाबू। चलो अभी वापस आ जाते हैं। अभिषेक क्या डाउट है आपका? ब्रीस्ट फीडिंग को दुग्धपान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुग्धपान बोलते हैं। अगर मैं आप सारे सब लोगों के कमेंट्स ही देखती रहूंगी तो मैं पढ़ाऊंगी कब? चलो वापस आ जाओ। जैसे कि आपको पता है एग के पास क्या होगा, एक्स होगा। उसके पास अगर मान लीजिए कोई स्पर्म आते हैं, जैसे आपको बताया है जब इंटीमेट करता है कोई भी मेल और फीमेल तो क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। क्या होता है? मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, जिसमें से आपको बताया था केवल और केवल एक स्पर्म ही क्या कर पाता है, फ्यूज कर पाता है। कभी कभार है ना, रेयर केस में क्या होता है कि दो स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है। रेयर केस में क्या होता है, दो स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है। अब मान लीजिए एक स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम है, दूसरे के पास क्या है, बाई क्रोमोसोम है। जब ये दोनों जाके फ्यूज करेंगे तो इस वाले स्पर्म के फ्यूजन से क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, और इस वाले स्पर्म के फ्यूजन से क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा। ये जरूरी नहीं है, जाइगोटिक ट्विंस में ये जरूरी नहीं है कि दोनों स्पर्म जो जा रहे हैं उनके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टाइप ऑफ क्रोमोसोम है वो अलग अलग ही हो। इसमें ये भी हो सकता है कि इसके पास एक्स और एक्स ही हो। इसमें ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इन दोनों के पास ही क्या हो, बाई और बाई हो। ठीक है, इसीलिए जाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, इसीलिए डाई जाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है कि या तो दोनों एक जैसे हो सकते हैं, या फिर एक लड़की हो सकती है, एक लड़का हो सकता है। या तो दोनों ही क्या हो सकती हैं, लड़की हो सकती हैं, या फिर दोनों ही क्या हो सकते हैं, लड़का हो सकते हैं, या फिर एक लड़की एक लड़का हो सकता है। वो बेटा निर्भर करेगा कि जो स्पर्म जा रहा है उसका टाइप ऑफ जेंडर क्या है, उसका टाइप ऑफ क्रोमोसोम क्या है, गुणसूत्र का प्रकार क्या है। अगर एक स्पर्म के पास बाई है, दूसरे के पास एक्स है, तो ये जो ट्विंस होंगे वो क्या होंगे, आइदर गर्ल और बॉय। अगर दोनों के पास एक्स एक्स है तो ये क्या होंगी, दोनों ही लड़कियां होंगी। अगर दोनों के पास बाई है तो ये क्या होंगे, दोनों ही लड़के होंगे। आपको बताया था अभी पीछे, आप लोग सुनते नहीं है, फिर बाद में सेम क्वेश्चन पूछते हैं। कंजॉइंट ट्विंस का बताया था, जायगोट जब विभाजन करता है तो दो कोशिकाएं बनती हैं। कभी कभार क्या होता है, पहले तो सामान्य केस में क्या होता है, दोनों की दोनों जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं। वो क्या करेंगी, आगे विभाजन करेंगी और जो चार कोशिकाएं बनेंगी वो चारों कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो जायगोट बनता है ये विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाएगा। ठीक है, विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाएगा और ये दोनों कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। दोनों कोशिकाएं पूरी तरह से अलग हो जाएंगी तो क्या बनेगा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनेगा। ठीक है, और अलग अलग होंगे। यहाँ पे जो दो बच्चे होंगे सेम जेंडर के होंगे और अलग अलग होंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ना तो वो पूरी तरह से जुड़ी रहती हैं और ना ही पूरी तरह से अलग होती हैं। कौन सी, ये जो दो कोशिकाएं यहाँ पे बनती हैं ये ना तो पूरी तरह से जुड़ी होती हैं और ना ही पूरी तरह से अलग होती हैं। ये क्या होता है, एक बिंदु से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, एक बिंदु से जुड़ी रहती हैं और यहाँ पे जो दो भ्रूण विकास कर रहे होते हैं इन्हीं को बेटा हम कंजॉइंट ट्विंस बोलते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, फैमिली प्लानिंग, एक मिनट रुकिएगा, अभी देख रहे हैं आप लोगों के डाउट। परिवार नियोजन,
परिवार नियोजन। चलिए अभी बताइएगा। मैं रियली सॉरी जी, आप हमारा मैसेज नहीं देख पाती हो। देखिए बेटा, बात ये है कि अगर हम आप लोगों के इस तरह से मैसेज देखने देखने खड़े हो जाएंगे और यही सब करते रहेंगे तो हमारा सिलेबस कैसे होगा। सिलेबस आपके कोर्स के रिगार्डिंग मैं आपको सारा कंटेंट दे रही हूँ, है ना। और आप लोगों के कुछ कुछ डाउट जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं। क्या होते हैं? आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं। आप लोगों का फोकस इस समय क्या होना चाहिए कि आप अपने एग्जाम के रेलेवेंट सब कुछ पढ़ें। कोशिका विभाजन बताया इसके लिए। कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया होती है, जब वो कोशिका विभाजन हो रहा होता है कभी कभार, तो पूरी तरह से कोशिका विभाजन हो जाता है, पूरी तरह से कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है। ठीक है। नहीं नहीं, जायगोटिक ट्विंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। जायगोटिक ट्विंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेचर सेम या फिर साइंस के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक यूथ पब्लिकेशन आता है, वो सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से, तो आप वही ले लीजिए। और बाकी कंटेंट मैं आपको मोर देन सफिशिएंट दूंगी। ठीक है। कंटेंट क्या है, अगर आप लोग सहयोग करेंगे, अगर आप लोग ये करेंगे कि मेरे क्वेश्चन का आंसर है ना, तो इस तरह से आपका क्या है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बाकी हम चलते हैं फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन पे। परिवार नियोजन की अगर हम बात करें, फैमिली प्लानिंग के बारे में अगर आपको बताएं, तो सबसे पहले फैमिली प्लानिंग जो प्रोसेस थी ये कब आई थी? 1951 में। ठीक है। परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हुई थी। हुआ क्या था, एक समय पे जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने परिवार नियोजन जैसी एक योजना लाई थी। हमारी सरकार ने क्या किया? परिवार नियोजन जैसी एक योजना को लागू किया, जिससे क्या कर सकते थे, जो एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन थी, बढ़ती जनसंख्या थी, उसको कम किया जा सकता था। 1951। दौड़ की तैयारी बिल्कुल करिए, आप एग्जाम की तैयारी भी करिए, रेसिंग की तैयारी भी करिए, सब कुछ करिए, है ना। और कंटेंट की टेंशन मत लीजिए, वो मेरी हेडेक है। आप लोग बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। पढ़ने पे ध्यान दीजिए, फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना एकदम। नसबंदी क्या होता है आगे बता रहे, बर्थ कंट्रोल में ही आता है बेटा, वो एक मेथड है। ठीक है। परिवार नियोजन का एक मेथड है जिसको आप क्या बोलते हैं? नसबंदी बोलते हैं। अब हम क्या देखेंगे, फैमिली प्लानिंग की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? अरे ये यहाँ पे मिसटाइप कर दिया। एक्चुअली मेरा जो 5 रहता है ना, वो लाइक 8 है ना, 8 की तरह लिखा रहता है, तो ये कंफ्यूज हो गया। ऊपर तो इन्हें समझ आ गया कि 5 लिखना है, नीचे इन्होंने क्या किया, 8 लिख दिया। इसको करेक्ट कर लीजिए, ये 5 है। ठीक है। 1951 है। अच्छा, आप लोग यही बता रहे थे, ऊपर 51 लिखा है, नीचे 81 लिखा है। गलती गलती, हाँ ठीक है। टाइपिस्ट भैया की बीवी नाराज हो गई है। अब उनको कहेंगे पहले कहीं विजिट करा के लाओ, फिर टाइपिंग स्टार्ट करो। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आपने अंजना संजना वाली मूवी देखो, तो लोग सर्जरी भी करवा देते हैं। कंजॉइंट ट्विंस में क्या होता है, अगर जुड़े रहते हैं तो उनके बॉडी पार्ट को अलग करवा देते हैं सर्जरी के माध्यम से। मेडिकल साइंस में सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। जैसे आपने जेंडर चेंज की बात की थी, तो वहाँ पे भी हार्मोनल थेरेपी के माध्यम से पहले क्या होता है, अगर मान लीजिए महिला से पुरुष बनाना है, ठीक है, अगर महिला को जेंडर चेंज करवा के पुरुष बनना है, तो होता यह है कि महिलाओं को पहले पुरुष वाले हार्मोन्स दिए जाते हैं, थेरेपी दी जाती है, प्लस जो फीमेल सेक्स हार्मोन है उनको सप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है? मेल सेक्स हार्मोन दिए जाते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन को सप्रेस किया जाता है। और सर्जरी के दौरान उनका जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट से मांस लेके, ठीक है, और जो जेनेटल ऑर्गन होते हैं मेल वाले, वो बनाए जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जेंडर चेंज का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इस तरह से चलता है ना। क्या है आपका मैसेज? अभी देखूंगी, वापस आ जाइए। कोर्स नहीं हो पाएगा भाई, ध्यान दीजिए इधर। बर्थ कंट्रोल की अगर हम बात करेंगे, जन्म नियंत्रण की अगर हम बात करेंगे, तो इसको हम कॉन्ट्रासेप्शन नाम से भी जानते हैं। ठीक है। किस नाम से भी जानते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से भी जानते हैं जन्म नियंत्रण को। आगे क्या है, बहुत सारे मेथड आपको बताए जाएंगे जिसके माध्यम से क्या होगा, जो बढ़ती जनसंख्या है उसको रोका जा सकता है। बहुत सारे आपको नियम पढ़ाए जाएंगे जिसमें बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जा सकता है। तो सबसे पहली चीज,
फैमिली प्लानिंग में सबसे पहली चीज आप क्या देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1951 में हुई थी। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए सरकार ने कुछ नियम लागू किए थे, जिनमें से एक नियम था परिवार नियोजन। दूसरा नियम वो भी था जो मैरिज एज थी उसको रखा गया था लड़कों के लिए 18 साल, क्योंकि लड़का और लड़कियों की बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो लड़कों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए 21 साल। अभी इस एज को बढ़ा दिया गया है। अभी क्या किया गया है, इस एज को बढ़ा दिया गया है। तीसरा क्या रखा गया था, एक स्लोगन, एक नारा आया था, हम दो हमारे दो, है ना, जिसके थ्रू लोगों को मोटिवेट किया जा सके, जिसके थ्रू क्या है लोगों को मोटिवेट किया जा सके। नोटिफिकेशन नहीं जाता है आपके फोन में, आप अपना चेक कर लीजिए सेटिंग में जाके, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, बहुत सारे आपको क्या है बर्थ कंट्रोल मेथड पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक, परंपरागत या फिर नेचुरल। नेचुरल ऑब्लिक करिएगा, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल मेथड बोलेंगे। इसमें अगर हम देखेंगे तो 3 तरह के मेथड आपको पढ़ने हैं, प्राकृतिक तथा परंपरागत। यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी आर्टिफिशियल, किसी भी प्राकृतिक चीजों के अलावा किसी भी मेडिसिनल चीज, दवाइयां या किसी अन्य डिवाइस उपकरण का उपयोग नहीं करना पड़ेगा जन्म नियंत्रण के लिए। ये कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जिसमें सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, आवधिक संयम, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब यहाँ पे आपको सिर्फ मेथड के नेम याद करने हैं, बाकी इनके अंदर क्या होता है वो मैं आपको क्या करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। मेरा फिर भी हम सबसे क्या हुआ, अच्छा हम सबसे आगे हैं सिलेबस में। देखिए यहाँ पे ये चीजें जो लिखी है ना, इनको पेन से लिखने में या फिर पीपीटी में सेम ही बात है, यहाँ पे सेम ही बात है। संगीता जी बेटा, समय पे मैं सोच रही हूँ आपको सिलेबस दे दिया जाए, जहां पे कम लिखना रहेगा वहां पे हम क्या करेंगे, पेन से लिखेंगे। ठीक है, वापस आ जाती हूँ। तो इसमें क्या होता है, आपको बताया गया था मेंस्ट्रुएशन, प्रोसेस सुन लीजिएगा, प्रोसेस सुन लीजिएगा, आपसे नाम पूछेगा। ठीक है, जन्म नियंत्रण में प्राकृतिक या परंपरागत जो प्रक्रियाएं हैं उनमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं, इस तरह से बना सकता है। इन तीनों प्रोसेस को, तीनों प्रक्रियाओं को अच्छे से समझ लीजिए, हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो जन्म नियंत्रण प्रक्रिया है, बर्थ कंट्रोल मेथड है, उसमें हमारा सबसे पहले क्या है, नेचुरल मेथड आ जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक तरीके आ जाएंगे। प्राकृतिक तरीके में क्या होता है, सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है, आवधिक संयम, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें क्या होता है, आपको बताया था, क्या बताया था, जब मेंस्ट्रुएशन होते हैं, क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होते हैं, मासिक धर्म या फिर आवर्त चक्र जिसको हम बोलते हैं, तो स्टार्टिंग के 3 to 5 डेज तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। उसके 1 वीक तक आप क्या है, सेफ हैं। फिर नेक्स्ट 1 वीक जो होता है वो फर्टाइल पीरियड होता है। तो आवधिक संयम यानी कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या बताया गया, जो फर्टाइल पीरियड है उसमें आपको क्या करना है, इंटीमेट को अवॉइड करना है। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज को अवॉइड करना है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बर्थ को, प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में बता रही हूं। गुड मॉर्निंग अतुल, चलिए हिंदी में ही बता रही हूँ बेटा। मेंस्ट्रुएशन को मासिक धर्म बोलते हैं, आवर्त चक्र बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, रक्तस्राव होता है मासिक धर्म में 5 दिन तक। उसके बाद 1 हफ्ते तक क्या होता है, सेफ होता है, यानी कि एग का निर्माण हो रहा होता है, मैच्योरेशन हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट 1 वीक जो होता है वो एग रिलीज का टाइम होता है। अगला जो 1 सप्ताह होता है वो अंडोत्सर्ग का समय होता है, जिसमें प्रेगनेंसी के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो आवधिक संयम में क्या बताया गया है, जो फर्टाइल पीरियड है, ठीक है, जो निषेचन का समय है, उसे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, छोड़ना है। उस समय हमें किसी भी तरह का इंटीमेट या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करनी है। वापस आ जाते हैं, लैंगिक प्रक्रियाएं नहीं करनी है। वापस अगर हम आएंगे तो दूसरा यहाँ पे क्या है, बाध्य स्खलन या आंतरिक मैथुन, ठीक है, कॉर्टियस इंटरेप्शल। अच्छा, विड्रॉल मेथड जैसे निर्मल, कोई बात नहीं बेटा, प्रीवियस क्लास आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, विड्रॉल मेथड में क्या होता है,
विड्रॉल मेथड में क्या होता है, जल्दी से आ जाते हैं, तीनों कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। विड्रॉल मेथड में क्या होता है, जिस समय कपल्स क्या कर रहे होते हैं, इंटीमेट कर रहे होते हैं, तो इंसेमिनेशन जो है वो आउटसाइड द वेजाइनल ट्रैक्ट करना होता है। महिला की जो जनन अंग है उसके बाहर क्या होता है, शुक्राणु को निकालना होता है या रिलीज करना होता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल मेथड बोलते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, जब शुक्राणु महिलाओं के जनन अंग में नहीं जाएगा, ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। बर्थ कंट्रोल का एक मेथड है, ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो क्या है, स्तन अंतर्व, ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया में एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी लेडीज है जिसने क्या किया है, जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, ठीक है, कोई भी लेडीज है जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, तो अगले 6 महीने तक, डिलीवरी के बाद 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं। और जब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होंगे तब तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। जब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होंगे, मासिक धर्म नहीं होंगे, तब तक क्या है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, ठीक है। महिलाएं जो है वो गर्भवती नहीं हो सकती हैं। तो ये भी क्या है, हमारा प्राकृतिक प्रक्रिया है एक जन्म नियंत्रण की। चलो अब वापस से आ जाते हैं, आगे आपको रोध विधियों के बारे में बताया जाएगा, बैरियर मेथड्स, जिसमें क्या है, कॉन्डम्स वगैरह यूज किए जाते हैं फिजिकली, ठीक है। फिजिकली बैरियर लगाया जाता है कि मेल शुक्राणु जो है वो फीमेल वेजाइना में, फीमेल की मादा की योनि में ना पहुंचे, ठीक है। फिजिकली बैरियर लगाया जाता है, इनको हम क्या बोलते हैं, रोध विधियां बोलते हैं। और इसी में आगे जो लास्ट होगा वो क्या होगा, आपका सर्जिकल मेथड, जिसमें आप नसबंदी पढ़ेंगे। ये सभी जो तरीके हैं वो किसके तरीके हैं, जन्म नियंत्रण के। आगे हमारा जो है बैरियर मेथड एंड सर्जिकल मेथड, इसको हम कल पढ़ेंगे। बैरियर मेथड तथा सर्जिकल मेथड को क्या है, हम कल कवर करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी लोग कल क्या करके आएंगे, रिवीजन करके आएंगे। कल आपका स्कोर बूस्टर टेस्ट भी होगा, ठीक है। कल टेस्ट है, बाकी जो भी डाउट है मैं कल टेस्ट से पहले डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। क्या होगा, टेस्ट से पहले डिस्कस कर लूंगी। आपके कमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली चल रहे हैं, क्या रिपीट करना है, जय दीक्षित व्यू में नहीं है। आपको बताया अभी जेंडर चेंज का क्या प्रोसेस होता है। पहले हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, ठीक है। हार्मोनल थेरेपी के बाद क्या होता है, सर्जरी होती है। अगर मेल से फीमेल में जेंडर चेंज हो रहा है, क्या होगा, मेल से फीमेल में हो रहा है, तो उस मेल को क्या दिए जाएंगे, फीमेल सेक्स हार्मोन दिए जाएंगे। और मेल हार्मोन्स को क्या किया जाएगा, मेल सेक्स हार्मोन को सप्रेस किया जाएगा, रोका जाएगा, ठीक है। जब हार्मोनल थेरेपी कंप्लीट हो जाएगी, जब हार्मोनल थेरेपी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, देन जो जेनेटल ऑर्गन है उनको क्या किया जाएगा, उनकी सर्जरी की जाएगी, ठीक है। चलिए बाकी जो भी डाउट्स हैं कल की क्लास में क्लियर करते हैं। और कल आप सभी लोग रिवीजन करके आएंगे, अगली क्लास का समय हो रहा है, तो हम कल की क्लास में मिलते हैं, ओके। आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। रिवीजन करके आइएगा, कल टेस्ट है आप सभी लोगों का।